नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुशील कुमार और लीगल एडवाइजर एसीआई आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस हफ्ते जो हम अपने वेबिनार में चर्चा कर रहे हैं वो लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग वुमेन। जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल देखा कि द प्रोहिबिटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस 2013, इसके बाद आज जिस पे लॉ पे हम चर्चा करेंगे वो है वुमेन एंड लेबर लॉ। तो वुमेन के साथ, क्योंकि वुमेन काम करती है, तो वुमेन और लेबर लॉ का क्या रिलेशन है, इसके लिए द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में पास हुआ, उसे लागू किया गया ये देखते हुए कि जो महिलाएं हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी मतलब बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, और इन केस अगर मिसकैरेज हो जाए तो उस कंडीशन में उनको छुट्टियों के और बेनिफिट्स के क्या क्या प्रावधान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि प्रत्येक महिला जो किसी भी वर्क प्लेस पे काम करती है वह एंटाइटल है लीव्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे लीव का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उसकी जॉब नहीं जाएगी, सॉरी, मतलब कि अगर आपको छुट्टी मिल दे दी हमने तो आपको पैसे काटे जाएंगे, नहीं। ये मैच्योरिटी सॉरी मैटरनिटी जो एक्ट है ये इंश्योर करता है कि जब आपको बिफोर डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी की जो लीव्स मिलती हैं उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं काटा जा सकता। इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है, वो हम अभी बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी की डिलीवरी हुई, कोई 5 साल अगर अपने वर्किंग प्लेस पे नहीं जाएगा तो उसको उसकी सैलरी दी जाती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक क्लॉज बनाई गई है कि डिलीवरी से पहले कितने दिन, डिलीवरी के बाद में कितने दिन। जनरली जो लीव्स होती हैं वो अगर हमने अपनी नॉर्मल भाषा में भी देखा तो उसे 6 महीने कहा जाता है कि जो विद पे मिलती हैं, और विदाउट पे की अगर हम बात करें तो 3 महीने और तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जनरल लॉज है जो हमको पता है। लेकिन ये जो एक्ट हमें बताता है, ये इस एक्ट का ये कहना है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, एक वुमेन अवेल कर सकती है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेगनेंसी कह रहा हूँ, प्रेगनेंसी, पता नहीं लॉ के वर्ड्स थोड़े ज्यादा सी याद आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट होती है उस दौरान में इन लीव्स का इस्तेमाल कर सकती है। आफ्टर प्रेगनेंसी, मैंने भी बताया कि आप जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उस कंडीशन में भी उसको इस्तेमाल कर सकती है। और अगर डिलीवरी होने से पहले भी अपनी लीव्स का इस्तेमाल कर सकती है एक वर्किंग लेडी जो है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और एक्ट भी आएंगे तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी जो सैलरी है वो उसको फुल दी जाएगी, उसकी कोई सैलरी के अंदर पैसे नहीं काटे जाएंगे। ये हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहता है। और अदर जो वर्किंग वुमेन्स हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करती, उनको 16 वीक की मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इवन अगर एक बहुत बड़ी बात और है कि यदि कोई वुमेन है और जो अनमैरिड है, तो क्या एक अनमैरिड वुमेन को मैटरनिटी लीव्स के बेनिफिट नहीं दिए जा सकते? दिए जा सकते हैं। यही ये लॉ स्पेसिफाई करता है कि एक अनमैरिड वुमेन को भी मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, वो भी उसके लिए एंटाइटल है। अच्छा, लेकिन ये एक्ट इसके साथ भी ये कहता है कि ओनली दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन अवेल दीज बेनिफिट्स विच हैव लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस। तो इसके अनुसार मतलब कि अगर 2 बच्चों की बात की गई है यहाँ पे, जैसे कि आपने अभी सुना, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो वुमेन एंटाइटल है 45 डेज लीव फुल वेजेस इन केस ऑफ मिसकैरेज। यदि किसी लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसको मिसकैरेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको 45 डेज की लीव का प्रावधान जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है वो देता है। अब सपोज कि किसी महिला को ये बेनिफिट्स नहीं मिले तो वो कैसे क्लेम करेगी? ऐसा थोड़ी डायरेक्ट उसको कोर्ट जाना पड़ेगा
या लेबर कमिश्नर के यहाँ जाना पड़ेगा या फिर लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए भी एक प्रावधान बनाया गया है कि जो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, उसको ये पोस्ट दी जाएगी। तो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा, उसे अपॉइंट किया जाएगा यदि कोई ऐसी कंप्लेंट आती है या फिर ब्रीच होता है इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का, तो उसके पास वो कंप्लेंट जाएगी, उसके लिए फिर वो एंटाइटल होगा, उस कंप्लेंट को डिसाइड करेगा, एक टाइम पीरियड के अंदर डिसाइड करेगा। इसमें ये जो कहता है कि उसको जल्द से जल्द डिसाइड किया जाएगा, और जिस दिन ऑफेंस हुआ है उससे अगर इन केस वो डिसाइड नहीं हो पाती है तो ऑफेंस हुआ है उस डेट से 1 साल के अंदर उसको डिसाइड करना मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये हमारा कानून बताता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आगे के लॉ के बारे में, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी वुमेन के राइट्स को बताता है। उसके बाद द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1961, मिनिमम वेजेस एक्ट, और हमारे ये सब एक्ट हैं जो एक वुमेन को वर्क प्लेस पे जहां पर वो काम करती है उस पे क्या क्या राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उसके अधिकार है, उनके बारे में ये एक्ट्स बताते हैं। आगे की चर्चा हम कल के वेबिनार में करेंगे। जो बाकी के 2 एक्टों का हमने नाम लिया उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा सेशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर का। प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। राहुल जी, हेलो राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी राजकुमार जी, प्लीज आप कह सकते हैं जो आपको कहना है, बताइए। सर एक क्वेश्चन जो आपने अभी बताया, जो अनमेरिड वुमन होती है तो उनको जो लीव मिलती है वो किस आधार पे दिया जाता है? मतलब जैसे अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में है या नॉर्मल, क्या आधार होता है उस चीज का? देखो, जो मैंने तो यहाँ पर जो हमने चर्चा की कि वो जो एक्ट है वो प्रोविजन है उसके अंदर, तो जो आधार है तो आधार तो बेसिकली यहीं से शुरू हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका रीजन क्या है वो तो देखो कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है। देखो नहीं हुई है इसीलिए 45 डेज का प्रोविजन आया कि वो अनमेरिड है। तो अब इन केस देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जरूरी तो नहीं है ना कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशन में या फिर एक हस्बैंड वाइफ के साथ ही हो। अगर आपने देखा होगा बड़े हाईलाइटेड मैटर्स भी हुए हैं कि अभी कुछ 2-3 सालों के अंदर एक बहुत हाईलाइट मैटर हुआ कि एक प्रेगनेंसी थी वो कंसीव हुई रेप की वजह से। तो उस कंडीशन में उस लड़की की कोई गलती नहीं थी लेकिन वो उस बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती थी और वो प्रोसीजर में ही इतना फंस के रह गई कि एंड ऑफ द स्टेज क्या हुआ, उसका बच्चा जो अबॉर्ट करने का जो टाइम पीरियड था वो ही खत्म हो गया। अगर आपने न्यूज वगैरह थोड़ी सी आपको याद हो तो मैंने भी ये न्यूज में ही सुना था। तो जरूरी नहीं है ना कि किसी की शादी होगी तभी वो प्रेग्नेंट होगा, तो और भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कोई इस वजह से प्रेग्नेंट हुआ है। रेप की कंडीशन में भी प्रेग्नेंट हो सकती है लेडी, या फिर अगर हम कहें तो किसी के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है ऑफिस में तो भी हो सकती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो प्रोविजन जो डालने का पार्लियामेंट का जो रीजन था वो ये ही था। सर इससे लग के और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जी। तो अब जैसे पर्सनल लॉ है अपना, हिंदू मुस्लिम पारसी, तो जो में ये कुछ अलग होता है या सिर्फ सबको कॉमन ही उसको यूज किया जाता है? मतलब ये सेंट्रल लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है? ये तो सेंट्रल लॉ है ना। हाँ
ये किसी स्पेसिफिक, देखो यहाँ पर कहीं भी ये डिफाइन थोड़ी किया गया है। अगर हम इस एक्ट को देखेंगे तो मैंने तो देखो इसको थोड़ा ब्रीफली नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट को जब हम देखेंगे तो ये तो ऑल ओवर इंडिया है। तो जब ऑल ओवर इंडिया में अगर एक एक्ट है तो वो तो ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल का एक्ट हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इस एक्ट के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये ओनली एप्लीकेबल होगा ओनली हिंदू, सिख्स या मुस्लिम्स या पारसी या ईसाई, नहीं। तो इट मीन्स ये सबके ऊपर लागू है, लेकिन वो लेडी वर्किंग होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर वो मतलब वर्किंग होगी तभी वो इसका बेनिफिट ले सकती है। लेकिन सर इसमें कुछ ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे कर्मचारियों को नहीं मिलता है, जो आप अभी बोल रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, बेनिफिट्स नहीं मिलते, कहीं सैलरी स्लिप्स नहीं मिलता है, तो वर्किंग होती है लेकिन उनका कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में फिर हम उसको कैसे फाइट करेंगे सर? देखिए उसके केस में फाइट करने के लिए आपके पास आपको ना एक सफिशिएंट, देखो ये आप भी जानते हो एज ए लॉयर कि सफिशिएंट प्रूफ की जरूरत पड़ेगी जब हम कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के सामने जाते हैं। करेक्ट है सर। तो अब इन केस आपको वो सैलरी नहीं दे रहा है, वाउचर तो बनाता होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना वाउचर के सैलरी नहीं दे सकती। करेक्ट है सर। ठीक है, अब आपसे अगर वो 8 घंटे काम करा रहा है तो कहीं ना कहीं रजिस्टर मेंटेन करता होगा, आप उसकी फोटो ले सकते हैं राइट। या एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आजकल तो जमाना इतना स्ट्रांग हो गया है कि मतलब छोटे छोटे से मोबाइल से इतने स्ट्रांग डिवाइस आ रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के। अगर हम आपसे 20 साल पहले की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, ऐसा हम कुछ नहीं कर पाते थे, जी है जी। ना। और अगर आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है तो उस भी यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो यही जो मैंने बताया कि इस रेमेडी को सीक करने के लिए आप कैसे काम करेंगे, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होगा जिसके पास आप अपनी कंप्लेंट डालेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि अगर वो लेडी के लिए जो उसका एम्प्लॉयर है वो यही डिनाई कर देता है या फिर उसके पास कोई ऐसा सफिशिएंट प्रूफ ही नहीं है कि वो वहां पे काम कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो आपको लेबर कोर्ट में अप्रोच करना होगा, क्योंकि इसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो लेबर कोर्ट है, या फिर सिविल कोर्ट में। करेक्ट है सर। ठीक है ना। ठीक है सर, समझ तो में आ गया। बेसिकली जहां लॉ का ब्रीच होगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि उसके लिए हम उसको कहाँ पनिशमेंट या फिर कॉम्पनसेशन का जो प्रोविजन है वो कैसे दिलवाया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज? देखिए साथियों, यदि आपने हमसे कोई और सवाल नहीं पूछा तो हमें आने वाले 1 मिनट के अंदर इस वेबिनार को यहीं पे स्टॉप करना होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस करें। जितना संभव होगा हम उसके ऊपर आपको आंसर्स देंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी राजकुमार जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके करियर में आपने कभी इस प्रकार के केसेस को किया हुआ है, या उसमें अगर कुछ किया होगा तो कुछ जो मेमोरेबल थिंग्स होंगे तो आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा हो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा ऐसे एक्चुअली नहीं, बहुत लाखों में एक आधी केस आता होगा। तो मेरे करियर में तो देखो अभी तक नहीं आया। बेसिकली मैंने जो मीडिया से पढ़ा या फिर जो बुक्स में कभी जो मैंने पढ़ा है उसी से मेरे को याद है कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। ठीक। तो ठीक है मैंने सर। अभी तक पर्सनल लेवल पे कभी कोई ऐसा केस हैंडल नहीं किया। ठीक। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। जी सुखविंदर जी, प्लीज आप क्या कहना चाहते हैं? सुखविंदर जी, आपने हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए साथियों, इसी के साथ जैसा कि मैंने देखा कि अभी हमारे किसी भी भाई का, किसी भी साथी का कोई लीगल प्रश्न या कोई क्वेरी नहीं है, तो इसके साथ मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करने की। इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।